28 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9:40 पर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर एक मैसिव जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। ये एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल्स का एक बड़ा सिलसिला होता है, जहां कई बंकर बस्टर्स मिसाइल उस कंपाउंड पर गिराए जाते हैं जिस कंपाउंड में ईरानी ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी समेत कई बड़े लीडर्स शहीद किए जाते हैं। साथ ही खामेनी के घर को भी निशाना बनाया जाता है, जहां उसकी बेटी, पोती और बहू भी इस हमले में शहीद हो जाते हैं। एक मिसाइल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर आके गिरता है, जहां 148 से ज्यादा स्टूडेंट शहीद और कई इंजर्ड हो जाते हैं। Airstrikes hit an elementary school Saturday, killing more than 160 people, mostly children. This man showing the camera what looks like a notebook with children's drawings. This book is stained with the students' blood, he says. We can see school bags on the ground. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये एक मैसिव एंड ऑनगोइंग अटैक था जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए और इमिनेंट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी था। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. इन स्ट्राइक्स के नतीजे में ईरान भी उसी दिन 1:45 पर तल अवीव समेत कई बड़े अमेरिकन बेस पर मिसाइल्स बरसा देता है। पूरी दुनिया में अब एक अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है। तमाम तर ममालिक को अब अपनी फिक्र होने लगी है कि क्या अब अमेरिका और इसराइल जहां जो चाहेंगे वो करेंगे या फिर कोई इन्हें रोकने की हिम्मत भी करेगा। ये जंग अब एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करने जा रही है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका और इसराइल को जरूरत क्या पड़ी ईरान पर इस कदर खतरनाक हमला करने की? क्या ईरान इस कैपेबल है कि वो एक लॉन्ग टर्म वार अफोर्ड कर सके या फिर जल्द ही सरेंडर करने वाला है? क्या सही में अमेरिका ये सब ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में कर रहा है या इसके पीछे उसके कुछ और इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? इन सारे सवालात के जवाब इससे कई गुना शॉकिंग है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच ये वार कई मुद्दतों से चली आ रही है, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से की थी। लेकिन इस बार साल 2026 के शुरू में जब ये टेंशन पीक पर पहुंच गए, तब अमेरिका और ईरान के बीच जनेवा में पीस टॉक्स की शुरुआत हुई। ये टॉक्स एक आखिरी कोशिश थी जंग को अवॉइड करने की, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये कामयाब न हो सके। असल में अमेरिका के कुछ ऐसे अजीब व गरीब डिमांड्स है जिन्हें ईरान किसी भी सूरत एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनमें सबसे पहले डिमांड है जीरो यूरेनियम इनरिचमेंट, यानी अमेरिका ईरान से रहे कि आप मजीद यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे और अपने तमाम तर यूरेनियम इनरिचमेंट मटेरियल्स हमारे हवाले करेंगे। मगर हमेशा की तरह इस बार भी ईरान ने अमेरिका के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारा प्रोग्राम टोटली पीसफुल है, क्योंकि हम यूरेनियम इनरिचमेंट सिर्फ बिजली बनाने के लिए ही करते हैं, जो कि हमारा बेसिक राइट है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप अपनी तमाम तर प्रॉक्सीज को फंडिंग करना बंद करेंगे, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुती शामिल है। लेकिन ईरान ने इस डील से भी इनकार कर दिया। अमेरिका और इसराइल को इस बात की फिक्र है कि अगर ईरान इसी तरह यूरेनियम इनरिचमेंट करता रहा तो वो तो सीक्रेटली इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स में भी कर सकता है और ये हमारे वजूद के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी ये बात खूब जानता है कि यूएस पर ट्रस्ट करना और उसके साथ कोई डील करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं हो, क्योंकि यूएस की ये एक्सेसिव डिमांड्स एक्सेप्ट करना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगी। एक तरफ ये पीस टॉक्स चल रहे थे तो दूसरी तरफ 20 फरवरी 2026 को अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर मेडिटेरियन सी में लाकर खड़ा कर देता है ताकि ईरान पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया जा सके। जेराल्ड फोर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर अमेरिका के लगभग 4600 क्रू मेंबर्स से लेकर 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 24/7 अवेलेबल होते हैं और यही से तमाम एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि जब जब अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की तब इन्हीं कैरियर्स को ईरानी समंदर में लाकर ईरान को दिखाया है कि हम आप पर बहुत जल्द हमला करने वाले हैं। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए ईरान भी वक्तन फवक्तन यूएस को थ्रेट देता रहा कि अगर उसने या इसराइल ने हम पर हमला करने की हिम्मत भी की तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सच है कि ईरान बेशुमार सैंक्शंस तले डूबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हथियारों की कमी है, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स दुनिया भर में मशहूर हैं और ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के कई बड़े स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं। इस दौरान मुसलसल कई हफ्तों से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी CIA और मुसाद की नज़रों में होते हैं। वो किस टाइम कहाँ जाता है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं वगैरह तमाम तर इंफॉर्मेशन को लेकर
کے IDF اور US ملٹری کو دے رہے تھے۔ موساد نے تو پچھلے کئی سالوں سے تہران کے ٹریفک کیمراز بھی ہیک کر لیے تھے جس کے ذریعے وہ خامنئی کو مانیٹر کرتے تھے۔ 28 فروری 2025 کی صبح ایرانی آفیشلز ایک کمپاؤنڈ میں اہم اجلاس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس میٹنگ کی خبر آلریڈی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور CIA جان چکی ہے۔ اس لیے عین موقع 9:40 پر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر ایران پر ایک میسو جوائنٹ آپریشن لانچ کرتے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا آپریشن ایپک فیوری۔ قریب 30 سے زیادہ بنکر بسٹرز میزائل اس کمپاؤنڈ پر گرائے جاتے ہیں جس کمپاؤنڈ میں ایرانی آفیشلز کا اجلاس چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے اسٹریٹجک ملٹری بیسز سے لے کر نیوکلیئر فیسلٹیز تک اور کمانڈ سینٹر سے لے کر سویلین ایریاز تک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس دوران ایک اسرائیلی میزائل گرلز کے ایک پرائمری اسکول پر آ کے گرتا ہے جس میں لگ بھگ 148 اسٹوڈنٹس شہید اور کئی انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ Airstrikes hit an elementary school Saturday, killing more than 160 people, mostly children. This man showing the camera what looks like a notebook with children's drawings. This book is stained with the students' blood, he says. We can see school bags on the ground. A classroom destroyed. اب یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہاسپٹل، سکولز اور سویلین ایریاز پر ایئر سٹرائکس کرنا، میزائلز گرانا ان ملکوں کی پرانی روایتیں جو ہر وقت ہیومن رائٹس کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کمپاؤنڈ میں بیٹھے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، ایرانی آرمی چیف عبد الرحیم موصوی اور کئی دیگر لیڈران ایلیمینیٹ کیے جاتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را ایک نوشیدند۔ اور میزائل جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے گھر پر آ کے گرتا ہے جس میں خامنئی کی بیٹی، پوتی اور بہو بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک میسو اینڈ آن گوئنگ اٹیک تھا جو ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنانے سے روکنے کے لیے اور ایمیننٹ تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضروری تھا۔ The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. لیکن پھر شروع ہوتا ہے ایران کا جوابی حملہ، کیونکہ تب ساری دنیا کی نظریں ایران پر تھی کہ اب ایران ریٹیلیٹری سٹرائک میں کیا ایگریشن شو کرے گا۔ اسی دن 28 فروری 2026 کو قریب 11 بجے کے آس پاس ایران اپنے فرسٹ ریٹیلیٹری سٹرائک میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں مقیم مختلف امریکن ملٹری بیس پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون کے ذریعے ایک زبردست جوابی حملہ کرتا ہے جس کو ایرانی میڈیا نے آپریشن فتح خیبر کا نام دیا۔ اس حملے میں اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی امریکن بیسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن میں قطر کا الودیت ایئر بیس، کویت میں السلام، UAE میں الدافرا اور بحرین میں US فلیٹ ہیڈ کوارٹرز شامل تھے۔ قریب 170 سے زیادہ میزائلز فائر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایئر سٹرائکس اتنے شدید تھے جس کی وجہ سے پوری ریجن میں ایک چاؤس پیدا ہو گیا، لیکن امریکن بیسز کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا کیونکہ زیادہ تر میزائل ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم کے ذریعے انٹرسیپٹ کر لیے گئے۔ IRGC کے چیف ایڈوائزر ابراہیم جباری نے بتایا کہ جنگ کے آغاز میں ہم صرف اپنے سٹاک کے پرانے میزائلز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جلد ہی ہم ایسے ہتھیار دنیا کے سامنے لائیں گے جو کسی نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ ایرانی آفیشلز نے کئی بار واضح کیا ہے کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی اور اب اس کا اختتام ہم خود طے کریں گے، جو ایک لمبی اور شدید کنفرنٹیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو دوستو کوئی نہیں جانتا کہ یہ جنگ آخر کب تک جاری رہے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی جیسے شخص صرف ایران کے ہی لیڈر نہیں تھے بلکہ تمام عالم اسلام کے ایک بہادر لیڈر مانے جاتے تھے جس نے ہر قدم پر اسرائیل اور امریکہ کو ٹف ٹائمز دکھائے ہیں۔ تو ایسے میں خامنئی کی موت نے تمام عالم اسلام میں غصے کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ کئی ملکوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں لوگ شدید ترین غصے میں ہیں کہ کیوں دنیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف قدم نہیں اٹھا رہی جبکہ ہماری ہی لیڈرز کو ہمارے آنکھوں کے سامنے چن چن کے شہید کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے۔ کچھ لوگوں نے کراچی میں امریکن قونصلیٹ کو آگ لگا دیا اور کہا کہ امریکن سفیر کو ملک بدر کیا جائے، لیکن سیکیورٹی فورس کی طرف سے ان پر ٹیئر گیس اور اوپن فائرنگ کی گئی جس میں 8 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اسی طرح جموں اینڈ کشمیر اور عراق میں بھی بے شمار لوگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور ایران کے حق میں پروٹیسٹ کیے۔ اس وقت پوری دنیا کے تمام تر کمزور ممالک کو اپنی فکر لگی پڑی ہے کیونکہ اب سب جان چکے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل جہاں جو چاہیں گے وہ کریں گے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں
होगा। आप खुद सोच कर देखो, अगर ये इतने ह्यूमन राइट्स के दाई हैं तो फलस्तीन में सालों से चलने वाला जेनोसाइड क्यों नहीं रोक रहे हैं, जहां हर लम्हे बच्चे बूढ़े जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन वो जंग ये कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि इनकी नजरों में वहां ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा सूडान में कई सालों से RSF और ASF के बीच खून की एक होली खेली जा रही है, लेकिन उससे भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहां भी इनके कोई खास इंटरेस्ट नहीं। जबकि यहाँ ईरान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और इन्हें बड़ी फिक्र है कि ईरानी अवाम एक लिबरल लाइफ की बजाय इस्लामिक लाइफ क्यों जी रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने यह कदम उठा तो लिया, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अब पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े पैमाने पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ईरान ने कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर रखा है, जहां से डेली बेसिस पर दुनिया भर के मुल्कों को 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए। वक्तन फवक्तन ईरान की तरफ से मुख्तलिफ फेसेस में इसराइल और अमेरिकन टारगेट पर स्ट्राइक्स जारी हैं, जिनमें एडवांस ड्रोन जैसे शहद 136 और हाइपरसोनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रेडार को चकमा देकर किसी भी टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का एक बड़ा स्टॉक पाइल मौजूद है, जिनमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक हजारों मिसाइल शामिल है, जो कि अमेरिका के रीजनल एसेट्स और इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है दोनों फरीकैन के बीच बहुत जल्दी सीज फायर की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि जंगों में सिर्फ आम आवाम और इंसानी जानों का ही ज़िया होता है। होप सो आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले भी हम ईरान पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, ताकि हम आपकी फीडबैक से बेहतरीन कंटेंट बना सकें। और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नई डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।